जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक था और उसे घुटनों पर ले आया एक अकेला जिद्दी किला। तो ये सिर्फ किसी जंग की कहानी नहीं है, नहीं, ये कहानी है एक जुनून की, पूरे 70 साल के जुनून की। ताकतवर मुगलों और कभी ना झुकने वाले पहाड़ों के बीच की टक्कर। आखिर कैसे एक किला 4 पीढ़ियों तक एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देता रहा? हाँ, मतलब कोई आम लड़ाई तो ये थी ही नहीं। ये एक जुनून था, एक ऑब्सेशन, एक ऐसी जिद जो बाबर के ज़माने से शुरू हुई, अकबर ने जिसे अपनी ज़िंदगी का मकसद ही बना लिया और जिसे पूरा करने का भार आखिरकार जहांगीर के कंधों पर आ पड़ा। ज़रा सोचकर देखिए, 70 साल सिर्फ एक जगह को जीतने के लिए। और इस पूरे संघर्ष के, इस जुनून के सेंटर में था सिर्फ एक किला, कांगड़ा का किला। अब देखिए, ये कोई सिर्फ पत्थर और दीवारों का ढांचा नहीं था, ये पहाड़ों में राजपूतों की आन बान शान का प्रतीक था। और जो भी इसे जीतता वो पूरे पहाड़ी इलाके के ट्रेड रूट्स पर, यानी व्यापार के रास्तों पर अपना कंट्रोल जमा सकता था। इसीलिए मुगलों के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल बन गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक पहाड़ी किला मुगल सल्तनत की जबरदस्त ताकत के सामने दशकों तक कैसे अड़ा रहा? चलिए इस पूरी कहानी को, इस हिस्टोरिकल मिस्ट्री को परत दर परत समझते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, मुगलों के भारत में शुरुआती दिनों में। देखिए, वो मैदानी इलाकों को तो जीत रहे थे, लेकिन पहाड़ों को झुकाना एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा मुश्किल चुनौती थी। तो देखिए, कहानी शुरू होती है 1525 में, जब बाबर ने इस इलाके में एक छोटी सी चौकी बनाई। लेकिन हुआ क्या कि जल्दी सूरबंश आ गया और मुगलों का ध्यान कहीं और चला गया। फिर आया साल 1556, जब अकबर ने गद्दी संभाली और पहाड़ों को जीतने का मिशन सही मायने में शुरू हुआ। लेकिन इसके बाद भी जो आखिरी मंजिल थी, यानी कांगड़ा, वो 1620 तक उनकी पहुंच से दूर ही रहा। तो अब एंट्री होती है शहंशाह अकबर की। अकबर ने इन पहाड़ी राज्यों को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी बनाई। लेकिन कांगड़ा के मामले में ना, उसकी हर चाल, हर कोशिश नाकाम होती रही। अकबर की जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो बिल्कुल एक शतरंज के खेल जैसी थी। इसके 3 बड़े अहम मोहरे थे। पहला, हर पहाड़ी राजा के किसी बेटे या करीबी रिश्तेदार को अपने दरबार में हॉस्टेज, मतलब बंधक बनाकर रखना, ताकि कोई बगावत करने की सोचे भी ना। दूसरा, इन राजाओं की जो पुरानी दुश्मनियां थी, उनका फायदा उठाकर उन्हें आपस में ही लड़वाना। और तीसरा, अगर कोई सिर उठाए तो उसे फौज की पूरी ताकत से कुचल देना। लेकिन ये जो हॉस्टेज वाली पॉलिसी थी ना, ये बुरी तरह बैकफायर कर गई। हुआ ये कि अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को गिरफ्तार कर लिया। अब उनके बेटे बिधिचंद तक किसी ने गलत खबर पहुंचा दी कि उसके पिता को मार दिया गया है, और उसने तुरंत मुगलों के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया। मतलब वफादारी की गारंटी बगावत की वजह बन गई। और यहीं पर अकबर ने अपना दूसरा दांव खेला, डिवाइड एंड रूल। एक तरफ नूरपुर के राजा बख्त मल जैसे विद्रोही थे जो लगातार सिरदर्द बने हुए थे, तो दूसरी तरफ गुलेर के राजा रामचंद जैसे सहयोगी भी थे, जिन्होंने कांगड़ा के राजा को पकड़वाने में मुगलों की मदद की। मतलब अकबर ने इन राज्यों की जो सदियों पुरानी दुश्मनी थी ना, उसे अपने फायदे के लिए बहुत स्मार्टली इस्तेमाल किया। एक मौका तो ऐसा आया कि अकबर जीत के बहुत ज्यादा करीब था। किला बस हाथ से लगने ही वाला था। साल था 1572, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पंजाब में एक बड़ा हमला हो गया और मुगल फौज को घेराबंदी छोड़कर वहां जाना पड़ा। कांगड़ा एक बार फिर बच गया और उसके कभी ना जीते जा सकने वाली कहानी और भी पक्की हो गई। तो कुल मिलाकर अकबर के दौर का हिसाब किताब क्या रहा? हाँ, उसने विद्रोह जरूर कुचले, घाटी में जमीन भी कब्जाई, यहाँ तक कि अपने फेवरेट बीरबल को जागीर भी दे दी। उसने पहाड़ी राजाओं को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन जो सबसे बड़ा इनाम था, कांगड़ा का वो अभेद्य किला, वो हमेशा उसकी पकड़ से बस जरा सा दूर रहा। तो अकबर के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा जहांगीर, और उसे सल्तनत तो विरासत में मिली ही, साथ में मिला अपने पिता का एक अधूरा सपना, कांगड़ा को फतह करने का वही जुनून। अब जहांगीर की जो शुरुआती कोशिशें थी ना, वो तो मतलब एक के बाद एक डिजास्टर थी। 1615 का अभियान इसलिए फेल हुआ क्योंकि उसके अपने कमांडर और सहयोगी राजा आपस में ही लड़ पड़े। नतीजा, अभियान फेल। इसके बाद कमांडर मुर्तजा खान बीमार पड़ा और उसकी मौत हो गई, और उसकी जगह जिसे भेजा गया उसकी तो रास्ते में ही हत्या कर दी गई।
मतलब एक के बाद एक सिर्फ नाकामी। इतनी नाकामियों के बाद जहांगीर ने एक नई चाल चली। उसने सोचा चलो वफादारी खरीदते हैं। उसने नूरपुर के राजा सूरजमल को, जिसने पहले अभियान में इतनी दिक्कतें खड़ी की थीं, खिलत और खफवा जैसे बड़े शाही सम्मान दिए। ये एक क्लियर सिग्नल था कि देखो बादशाह तुम पर भरोसा कर रहा है, अब गड़बड़ मत करना। लेकिन जहांगीर का ये भरोसा बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया। सूरजमल ने इन सम्मानों का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया। मुगल सैनिकों को अपनी सेना से निकाल बाहर किया और खुलेआम सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दी। ये वो धोखा था जिसने कांगड़ा के खिलाफ फाइनल डिसाइसिव जंग की नींव रख दी। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आ चुकी थी। सूरजमल के धोखे ने जहांगीर को हिलाकर रख दिया था। अब ये सिर्फ एक किले की जंग नहीं थी, नहीं, ये अब मुगल साम्राज्य के सम्मान की, उसकी इज्जत की लड़ाई बन चुकी थी। और इस बार की घेराबंदी कोई कुछ हफ्तों या महीनों की नहीं थी, पूरे 14 महीने। मुगल सेना ने किले को चारों तरफ से ऐसा घेरा कि परिंदा भी पर न मार सके। जरा उस घेराबंदी को इमेजिन कीजिए। अंदर फंसे हुए रक्षक आखिरी दम तक लड़े, लेकिन एक विशाल साम्राज्य की ताकत के सामने आखिर कब तक टिकते? तो उस गद्दार सूरजमल का क्या हुआ? वो भागकर पहले मानकोट और फिर चंबा के पहाड़ों में छिप गया, जहां वो गुमनामी के अंधेरे में ही मर गया। और उसके मैदान से हटते ही कांगड़ा के किले की किस्मत भी तय हो गई थी। और फिर वो दिन आ ही गया, वो दिन जिसका मुगल सल्तनत को 4 पीढ़ियों से इंतजार था। 20 नवंबर 1620 शहंशाह जहांगीर तक खबर पहुंची कि कांगड़ा के किले ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पूरे 70 साल पुराना वो जुनून आखिरकार खत्म हो गया था। जीत के बाद तो जहांगीर खुद महारानी नूरजहां के साथ उस किले को देखने आया, जिसे जीतना उसके बाप दादा का सपना था। स्थानीय कटोच राजवंश को बेरहमी से कुचल दिया गया। राजा हरिचंद्र द्वितीय को 1627 में मार डाला गया। मुगलों ने किला तो जीत लिया था, लेकिन पहाड़ों की वो जो आज़ाद रूह थी ना, उसे वो कभी नहीं जीत पाए। विरोध की आग अंदर ही अंदर सुलगती रही। और इस बड़ी जीत की एक निशानी आज भी हमारे बीच मौजूद है। पास के शहर धमेरी का नाम महारानी नूरजहां के सम्मान में नूरपुर रख दिया गया, और आज भी ये शहर इसी नाम से जाना जाता है। तो सवाल ये है, क्या कांगड़ा की ये जीत मुगलों की फाइनल विक्ट्री थी, या फिर उन पहाड़ों के लिए जो 70 साल तक अपनी आज़ादी के लिए लड़े, ये बस एक लड़ाई का अंत था और एक नए, एक अलग तरह के संघर्ष की शुरुआत? ये सवाल आज भी इतिहास की वादियों में गूंज रहा है।